निशा दोपहर की वारदात से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पर उसमें बहुत हिम्मत बाकी थी। वह उदास सी कच्चे मकान की तीसरी मंजिल पर पलंग पर लेटी हुई थी। उसे हल्का हल्का बुखार था, माथा दर्द से फटा जा रहा था। कभी कभी तो निशा अपने दोनों हाथों से सिर को इस तरह पकड़ लेती मानो उसे दबाकर निचोड़ देना चाहती हो। उसके बाल इधर उधर बिखर गए थे। वह बहुत बेचैन थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक निशा ने अपने दिल की आवाज़ सुनी, निशा तू इस शहर, गांव, देश को छोड़ दे। और उसने मरने की ठान ली। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगा। अचानक वह उठकर बैठ गई, मगर जैसे ही उसने उठना चाहा, बगल वाले टूटे पलंग पर लेटे पिता पर उसकी नज़र पड़ गई। निशा ने जब गौर से पिता की नंगी पीठ देखी तो उसके कानों में एमएलए कृपाल सिंह के आदमियों के डंडे की सरसराहट और पिता की चीखें गूंजने लगीं। उसे लगा मानो एमएलए की धमकी भरी तेज आवाज़ से उसका घर चरमराकर गिर पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपाकर रोने लगी। निशा और राजन एक साथ कोचिंग क्लासों में मिले थे। निशा के पास कुछ नहीं था, पर उसके हर एग्ज़ाम में 98% मार्क्स आते थे। राजन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राजन पहले मौज मस्ती वाला लड़का था, पर निशा के पढ़ाने पर कोचिंग के मॉक टेस्ट में अब वह भी 90% मार्क्स लाने लगा था। मार्क्स ही नहीं मिले, दिल भी मिले और बदन भी। अब दोनों को अलग करना मुश्किल था। अचानक निशा के दिल ने फिर आवाज़ दी, धीरज रखो निशा, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम भाग जाओगी तो पिता का क्या होगा? उस राजन का क्या होगा जो तुम्हारे प्यार में अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है? तुम्हारे प्यार को ही वह अपनी मंजिल मानता है, और जब तुम ही नहीं रहोगी तो वह कहाँ जाएगा? तब शायद वो भी मर जाएगा। राजन की बातें निशा के कानों में गूंजने लगी। नहीं निशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। मैं इस ऊंच नीच की दीवार को तोड़कर एक दिन इस सारी बस्ती की क्या, सारे शहर के सामने तेरी मांग में सिंदूर भरूंगा। मरने की बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। निशा बड़बड़ाने लगी, मुझे कुछ नहीं होगा राजन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी लड़ूंगी इस समाज से, पुलिस से भी मैं भी लड़ूंगी। अचानक निशा ने देखा कि उसके पिता उसकी तरफ आ रहे हैं। वह आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी, मगर पिता तो पिता होता है। वे बेटी की हरकत को भांप चुके थे। वे उसके टूटे से पलंग पर बैठ गए। उसके गालों पर आंसू देखकर पहले तो सहमे, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तेरा बाप हूँ, तेरी हालत को मैं जानता हूँ, मगर मैं ऐसा बाप हूँ जो तेरी इच्छा को जानते हुए भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बेसहारा हूँ। बेटी, मेढक अगर चांद के पास जाना चाहे तो वो फुदक फुदक कर जान भी दे देगा, फिर भी वह चांद तक नहीं पहुँच पाता है। हम उसी मेढक की तरह हैं बेटी, भूल जा राजन को। मैं मानता हूँ कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तुम मेरी बेटी हो, एक हरिजन की बेटी। राजन इस इलाके के एमएलए के बेटे हैं, राजपूत खानदान के इकलौते वारिस हैं। वे ऊंची जाति वाले लोग हम हरिजनों को अपने आंगन में बैठाकर खाना तक नहीं खिलाते। अपना बेटा कहाँ से देंगे? यह दुनिया फूलों की सेज नहीं है बेटी, बहुत कांटे हैं इसमें। अपनी ज़िंदगी बचा लो, भूल जाओ राजन को। पी लो आंसू, पत्थर आंसुओं से कभी पिघला नहीं करते। पत्थरों से सिर टकराने से अपना ही सिर फूटता है बेटी। निशा जो अब तक चुप थी, फपक कर रो पड़ी। उसने अपने पिता के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। कुछ देर तक बाप बेटी एक दूसरे की बाहों में सुबकते रहे। फिर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पिता बोले, बेटी, इतना याद रखो कि हम हरिजन हैं, छोटी जाति के हैं। बात को बीच में ही काटते हुए निशा बोली, मगर बापू, आज ज़माना बदल गया है, आप भी जानते हो।
और राजन भी जानता है कि एक कच्ची बस्ती का मकान हम जल्दी छोड़ देंगे। मुझे ज़रा इंजीनियरिंग करने दो, मैं लाखों कमाऊंगी। अब कोई हमारे रास्ते को जाति के नाम पर नहीं रोक सकता। पर जब मेरे नंबर पता चलते हैं तो चकरा जाते हैं। इसीलिए राजन इस फर्क को नहीं मानता। मैं जानता हूँ बेटी, राजन का दिल साफ है, मगर जाति पाति और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ना आसान नहीं है। विधायक कृपाल सिंह, और वह भी सत्ताकद पार्टी का, किसी भी शर्त पर एक हरिजन की बेटी को अपनी बहू बनाना कबूल नहीं करेगा। यह बात दूसरी है कि वोट मांगने वह घरों में घुसता हो, पर बहू मांगने इस मकान में कभी नहीं आएगा। कुछ देर बाद पिताजी उठे और अपने पलंग पर जाकर लेट गए। निशा चुपचाप बुत बनी वहीं बैठी रही। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। एक तरफ राजन का प्यार था तो वहीं दूसरी तरफ जाति पाति की दीवार थी। आखिर वह क्या करे। धीरे से निशा भी लेट गई और राजन के बारे में सोचने लगी। राजन का तो दिल राजा का था। आज के ज़माने में ऊंच नीच और जाति पाति को ना मानने वाला वह नौजवान सचमुच दिल का बादशाह था। यही वजह थी कि एक हरिजन की बेटी को वह अपना दिल दे बैठा था। उसे उसके दोस्तों ने कहा था कि नंबरों पे मत जा, औकात देख। निशा को एक दिन बात याद आ गई जब राजन उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर से काफ़ी दूर निकल गया था। मोटरसाइकिल पर बैठी निशा ने राजन को कसकर पकड़ा हुआ था कि कहीं वह गिर न जाए। कभी कभी राजन जब अचानक ब्रेक लगा देता तो निशा पूरी तरह से उस पर झुक जाती। तब शर्माते हुए वह सिर्फ इतना ही कह पाती, ठीक से चलाओ ना। जब दोनों काफ़ी दूर निकल आए तो निशा से नहीं रहा गया और पूछ बैठी कि वे कहाँ जा रहे हैं, मगर राजन मुस्कुराकर बार बार अनसुनी कर देता। आखिर निशा अचानक से बोल पड़ी, गाड़ी रोकिए। राजन मोटरसाइकिल रोककर निशा की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला कि वह एक रिजॉर्ट में पूरा दिन बिताने जा रहा है। पहले तो वह मना करती रही, मगर राजन की बात को ठुकरा नहीं पाई। वह निशा को पहली बार इतने शानदार रिजॉर्ट में लेकर आया था। निशा ने छक कर खाया। दोनों ने बाद में एक कमरे में पूरा दिन बिताया। निशा राजन की गोद में सिर रखकर लेट गई और राजन भी निशा की गोद में सिर रखकर लेट गया। तब निशा प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली थी, थक गए क्या? राजन भी निशा की आंखों में झांकते हुए प्यार से बोला था, नहीं निशा, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई हैं। निशा कुछ नहीं बोली तो राजन ने कहा, चुप क्यों हो? डरती हूँ। क्यों? हिचकते हुए निशा ने कहा, आप विधायक के बेटे, ऊंची जाति के, और तुम एक हरिजन की बेटी, यही कहना चाहती हो ना? राजन थोड़े गुस्से से बोला था। निशा खामोश रही। फिर बड़े प्यार से राजन ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस तरह की बातें मत किया करो। मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगी कि ये वाला भाग आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसके आगे का भाग आप लोग सुनना ना भूलें। मिलते हैं उसी भाग के साथ में। थैंक यू।